हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में भौतिकी के जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में, चाहे वो 2016 का एनटीपीसी हो या फिर 2018 का आपका ग्रुप डी हो, एएलपी हो। इन सारे एग्जाम्स में जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले होने हैं, उन सारे फॉर्मूले को हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके बाद आगे के जो वीडियोज़ आएंगी उनमें हम इन फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस बुक में से कराऊंगा। ये खान सर की बुक है, रेलवे के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फिजिक्स विथ न्यूमेरिकल। इसी बुक का मैं न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग सारे फॉर्मूलों को ख़त्म करेंगे और फॉर्मूलों को समझते हुए ख़त्म करेंगे। और ये बुक यदि आपके पास हो तो आप लोग इस बुक को खोल लेंगे, इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उन सारे फॉर्मूले को एक साथ करके मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये फॉर्मूले यदि आपको याद होंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो आप इसको याद करते चलें। देखिए, पहला फॉर्मूला हमारे सामने आता है, वेग बराबर क्या होता है। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। और यदि चाल रहे तो देखिए, वेग में हम विस्थापन का यूज करते हैं, चूँकि वेग में हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए और चाल किसी भी दिशा में चल सकते हैं। तो चाल के लिए दूरी का यूज़ करते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। त्वरण की जब बात करेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन मतलब एक प्रारंभिक कोई वेग होगा, एक कोई अंतिम वेग होगा, तो उसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय। इसको हम लोग जनरली फॉर्मूला लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, एक्सलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब आता है बल यानी कि फोर्स। फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा मास इंटू त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप लोग कई बार फॉर्मूला पढ़ते होंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए क्या है? यही है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो इस तरह से आप कार्य का फॉर्मूला याद कर लिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। अब आगे आता है हमारा शक्ति या सामर्थ्य, जिसको बोलते हैं पावर। पावर बराबर होता है कार्य बटा में समय। ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने का जो दर होता है उसको सामर्थ्य या पावर या शक्ति कहते हैं। तो दर मतलब समय से उसको डिवाइड किया जाता है। तो कार्य बटा में समय कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? शक्ति निकाल सकते हैं। अगला हमारे सामने फॉर्मूला आएगा संवेग का, मोमेंटम का। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान को वेग कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? संवेग निकल जाएगा। अब अगला फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर, यानी मास गुना वेग का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब आता है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और एक पहले याद कर लीजिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम जी एच। इससे निकलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। अब आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो इस तरह से आप याद रखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना दूरी। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना दूरी, ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, मतलब फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यानी दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। एक अब आता है आवेग। बहुत कम समय तक किसी वस्तु पर बल लगाया तो उसको आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय, ये होता है आवेग, बल गुना समय। अब आगे आता है हमारे सामने बल आघूर्ण किसको बोलते हैं, टॉर्क किसको बोलते हैं। तो बल और गुना लंबवत दूरी, इसको बोलते हैं टॉर्क। बल गुना लंबवत दूरी बराबर होता है टॉर्क, यानी बल आघूर्ण। अब आता है प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। देखिए, बल बटा क्षेत्रफल यहाँ है और उधर में बल बटा क्षेत्रफल और दाब का फॉर्मूला। तो दाब और प्रतिबल लगभग लगभग समान चीज़ हो जाते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। उधर भी बल बटा क्षेत्रफल और प्रतिबल का भी बल बटा क्षेत्रफल नहीं, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया। और आता है स्ट्रेन, इसको विकृति कहते हैं।
तो ये लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, तो एल डैश बटा एल इसको कह लेते हैं। क्या कहते हैं? एल डैश बटा में एल। इस तरह से निकालते हैं हम लोग क्या? विकृति, स्ट्रेन। आगे फॉर्मूला है विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुने तापांतर। ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुने तापांतर, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। यानी स्पेसिफिक हीट बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुने तापांतर, यानी ताप में अंतर। अब आता है ऊष्माधारिता, इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी होता है द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा, इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, मतलब ऊष्माधारिता। अब आता है गुप्त ऊष्मा, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये गुप्त ऊष्मा होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, ये होता है गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला। ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है। अब आता है हमारे सामने आवृत्ति, यानी फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। फ्रिक्वेंसी बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है। फ्रिक्वेंसी बराबर 1 बटा आवर्तकाल। कोण यानी एंगल जो होता है रेडियन में निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। चाप किसको कहते हैं? तो ये वृत्त जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इसके बीच का जो ये लंबाई है इसको चाप कहते हैं। ये छोटा चाप और ये बड़ा चाप हो जाएगा। तो ये होता है चाप बटा में त्रिज्या। इससे हम क्या निकालते हैं? कोण निकालते हैं रेडियन में। अब आता है कोणीय वेग किसको कहते हैं? तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोण बटा में समय। कोण बटा में समय, ये होता है कोणीय वेग। कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा? कोणीय वेग बटा में समय, ये होता है फॉर्मूला कोणीय त्वरण, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का। कोणीय वेग बटा में समय, ये होता है कोणीय वेग बटा में समय कोणीय त्वरण का। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर, यानी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब आता है कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम। ये होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ये दोनों का जब गुणनफल निकालते हैं तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अगला फॉर्मूला हमारा देखिए गति के समीकरण से संबंधित है। पहले इसमें लोग समझते हैं कि जो जो चीज़ें यूज होनी है उसको क्या क्या कहते हैं। जैसे यू यदि हम कहेंगे तो उसका मतलब होता है प्रारंभिक चाल। ए मतलब एक्सेलरेशन है कि त्वरण। एस बराबर चली गई दूरी। भी से हम डिनोट करेंगे अंतिम चाल को। टी से समय। और एस टी एच जब कहेंगे यानी कि टीवे समय में चली गई दूरी। तो ये सारे टर्म भी यूज होने फॉर्मूला में। तो आता है भी बराबर, मतलब अंतिम चाल बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। भी बराबर यू प्लस ए टी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला होगा चारों, ये सबको याद होगा लगभग। तो भी बराबर यू प्लस ए टी। और जब बात करेंगे एस की, यानी कि चली गई दूरी निकालना होगा, तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमें याद करना होता है भी स्क्वायर, मतलब अंतिम चाल का जब स्क्वायर निकालना होगा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू स्क्वायर प्लस 2as। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as। और जब हमें निकालना होगा कि टीवे समय में कितनी दूरी तय की गई, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ 2t माइनस 1। यू प्लस हाफ 2t माइनस 1। यू प्लस हाफ 2t माइनस 1। यू प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1। यू प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1। नोट समझ लीजिए, विरामावस्था में जो u होता है वो 0 होता है, यानी प्रारंभिक वेग 0 होता है। यदि वस्तु चल कर रुक जाए तो भी बराबर 0 हो जाता है। वेग बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन धनात्मक होगा, और वेग घट रहा हो तो एक्सेलरेशन ऋणात्मक होगा, जिसको मंदन कहेंगे। गुरुत्व के अधीन गति, जबकि देखिए यदि वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो भी बराबर क्या होता है? u माइनस जी टी। यहाँ जहाँ a लिखा होगा उसको अब g में चेंज कर लेंगे। भी बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। h बराबर यानी हाइट बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और वस्तु जब नीचे जा रही होगी तो भी बराबर u प्लस जी टी। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कि जब नीचे जाएंगे तो सारा में प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो सब में
माइनस हो जाएगा फॉर्मूला, बस यही याद रखिएगा। कार्य, ऊर्जा और एनर्जी जो होता है, यानी वर्क, पावर और एनर्जी जो है, इससे कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो पहला तो आ जाएगा आपका वर्क का फॉर्मूला। वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डी कॉस थीटा, आप इसको याद कर सकते हैं। कई लोग एफ एस कॉस थीटा कहते हैं, कई लोग एफ डी कॉस थीटा कहते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जब कॉस थीटा 90 डिग्री पहुंच जाएगा, यानी कि कार्य जो आप कर रहे हैं यदि सीधे किसी वस्तु को ऊपर उठा देते हैं तो वो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल जो होता है बल की दिशा की ओर दिखाता है, तो एंगल यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य आपका एकदम 0 हो जाएगा। अब कुछ और याद रखिएगा आप, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल विस्थापन के लंबवत होता है। ग्रह की गति अथवा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति में गुरुत्वीय बल अथवा विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान भी शून्य होता है। वर्क बराबर क्या हो गया, कुल किया गया कार्य, यानी पावर बराबर क्या होता है, कुल किया गया कार्य मतलब W बटा में कुल समय, यानी W/T। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क को F इंटू एस यानी कि बल इंटू विस्थापन भी कहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल गुना वेग या फिर P इक्वल टू F इंटू V भी हो सकता है। गतिज ऊर्जा मैंने बताया था ½ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। अब आगे देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो संवेग बराबर हो जाए, इधर हो जाएगा E बराबर p²/2m या फिर P बराबर √2me। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती, किंतु पॉजिटिव जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक नाभिकीय भौतिकी में यदि आप देखना चाहेंगे तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट आवर, जो आप लोग घर में बिजली यूज करते हैं उसका बिल किस में आता है, किलोवाट आवर में। ये विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये 1 किलोवाट आवर होता है। कार्य शक्ति जो थ्योरम है इसके अनुसार हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी कण के ऊपर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य उसे गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे यदि हमें वर्क नेट निकालना हो तो ये डेल्टा K बराबर होता है KF - KI बराबर, मतलब ½ mv², इसमें m दूसरा गति जो होगा v2² -½ mv², यानी कि प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो ये डेल्टा K हमारा आ जाएगा। तरंग गति में एक फॉर्मूला यूज होता है आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य के संबंध में। ये v = λ/t, अर्थात v = n λ, अर्थात चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, इसको भी आप याद रखिएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये दो पिंड यदि m1 और m2 हो उसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है किसके बराबर होता है, तो फोर्स = G × m1 × m2/r²। ये इसका यूनिट होता है न्यूटन। जी का मान जो G होता है, इसका जी का मान सार्वत्रिक होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और गुरुत्वीय त्वरण की जब बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है g = G, और me का मतलब मास ऑफ अर्थ बटा में re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। हम लोग बढ़ते हैं प्रकाशिकी की ओर। ऑप्टिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, उत्तल या अवतल दर्पण के लिए जब हम दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो ये होता है दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। यदि दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। इसमें u क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। f होता है फोकस दूरी। r होता है त्रिज्या, और ये भी आप जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है। प्रतिबिंब, ऐसे देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब का साइज बटा में वस्तु का साइज। इसका यदि रेशियो निकालेंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, रेखीय आवर्धन कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए।
पहला स्थिति, जब ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु हो। ये होता है आपका, देखिए इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव और इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। इसके बीच में यदि आपकी वस्तु हो जाए, यहाँ कहीं आपकी वस्तु हो जाए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा। ये आभासी या सीधा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बन रहा है। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु ध्रुव पर हो। वस्तु कहाँ हो? ध्रुव पर। तो इसका पिक्चर जो बनेगा दोस्तों वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, पिक्चर कहाँ बनेगा? अनंत पर। वास्तविक और उल्टा बनेगा और साथ साथ बड़ा बनेगा। तीसरा स्थिति, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में यदि हो कोई वस्तु, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए वस्तु यहाँ पे है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए यहाँ पे बना, इधर अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच में बना है, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु हो तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के ठीक बराबर आकार का बनेगा। यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु हो तो उसका पिक्चर जो होता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है और आकार उसका छोटा हो जाता है। और यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधे फोकस पे आकर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है, एकदम पॉइंट साइज का आकर के बन जाएगा आपका फोकस पे इसका प्रतिबिंब। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि वस्तु जितना दूर होते जाएगा दर्पण से उतना उसका प्रतिबिंब जो होता जाएगा वो दर्पण के नज़दीक बनते जाएगा और छोटा बनते जाएगा। और वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण के नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर बनते जाएगा और वस्तु से बड़ा बनते जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं लेंस फार्मूला के लिए। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसको मैं एक बार याद दिला दूँ। देखिए इसमें है 1/v - 1/u = 1/f, लेकिन हम लोग जब दर्पण फार्मूला पढ़ रहे थे उसमें था कि 1/u + 1/v = 1/f। इसमें दोनों को जोड़ा गया था और इसमें घटाया जा रहा है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 1/v - 1/u = 1/f। इसका फॉर्मूला होता है, लेंस सूत्र होता है। इसमें भी रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबिंब का आकार बटा में वस्तु का आकार कर देंगे, रेखीय आवर्धन निकल जाएगा। और लेंस की क्षमता जो होती है वो P = 1/f। इसका यूनिट होता है डायोप्टर और ये f जो होना चाहिए वो दोस्तों मीटर में होना चाहिए। आप याद रखेंगे f जो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अब इसमें भी प्रतिबिंब में कुछ स्थिति दी गई है, इसको आप देख लेंगे। यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर आके बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। सेम जिस तरह से अवतल दर्पण में बताया, सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही सारे कंडीशन है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप लोग इस सारे कंडीशंस को देख लीजिएगा। 6 कंडीशन इसमें भी बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस सारे कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। हाँ, जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊँगा तो ये सारे कंडीशंस आपको फॉलो करने बता दूंगा, कैसे कैसे आप इसमें देख के न्यूमेरिकल को डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।